हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं लोकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपकी बेहतरीन तैयारी को बनाने के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए आपके साथ तत्पर हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। इसमें हमने संपूर्ण चैप्टर का समाकलन किया है शॉर्ट तरीके से। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। इसका आप एक बार कंप्लीट रिवीजन की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। यह सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए मेरे प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं आज चैप्टर की शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। इसी के बाद हम रेगुलर वे में इसी तरीके की सीरीज लेके आएंगे जिससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक वर्ड आ रहा है यहाँ पर। रासायनिक यानी कि रसायनों के बारे में हो रहा होगा, और रसायनों के बारे में हो रहा है तो अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब है कोई दो या दो से अधिक क्या कर रहे होंगे, रसायन आपस में अभिक्रिया करते हैं। जब अभिक्रिया करेंगे तो वो किसी नए तीसरे प्रोडक्ट को बनाएंगे। अब हो सकता है वो एक ही कुछ समय तक उसी में परिवर्तन हो जाए तो नया पदार्थ बन सकता है, या हो सकता है दो या दो से अधिक हों और फिर नए प्रोडक्ट या नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखिए, इसकी जो परिभाषा होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य, जब कोई पदार्थ स्वयं, जैसे स्वयं का मतलब है दूध, हमारे पास एक होता है पदार्थ, उसको कुछ समय के लिए अगर रख दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें क्या हो गया, रासायनिक गुण परिवर्तित हो गए। या तो वो स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुण, यानी कि उनमें रासायनिक गुण आ जाते हैं, रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये रासायनिक समीकरण होती है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका होता है। इसमें क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया से के उपरांत या रासायनिक अभिक्रिया के बाद में हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अब देखिए, अभिकारक व उत्पाद को एक तीर के निशान के द्वारा बताया जाता है, तीर के निशान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह तीर का निशान उत्पाद की ओर इंगित रहता है। इस तीर के निशान पर ही हमें जो भी इसके अंदर कारकों का उपयोग किया जाता है, जैसे हमें ताप दिया जा रहा है, या कोई यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों उत्प्रेरक है, या किसी तरीके की ऊष्मा निकाली जा रही है, ऊष्मा दी जा रही है, जो भी अवस्थाएं, उन सभी को हमें कहाँ पर बताना पड़ेगा, तीर के निशान पर इंगित किया जाता है। तो ये रासायनिक समीकरण को इस तरीके से LHS और RHS के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया को जो शब्द समीकरण बनती है हमारे पास, उसे यदि हम किसके, ये अभिकारक है मेरे दोस्तों, अभिकारक को एवं उत्पाद के प्रतीक, यानी कि उनको प्रतीक चिन्हों के साथ यदि लिखा जाए, रासायनिक सूत्रों के साथ लिखा जाए, तो वह हमारी क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, रासायनिक समीकरण बन जाती है। तो रासायनिक समीकरण में हमें क्या लिखना होता है, जैसे मान लो हमें लिखना है कि जैसे मैग्नीशियम है, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें ऑक्सीजन। और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, तीर के निशान से, तो वो मैग्नीशियम क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। तो या तो इसको इतना बड़ा लिखें। अब हम इसको अगर तत्वों के संकेतों के रूप में लिखेंगे प्रतीक चिन्हों के साथ, तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, Mg प्लस में O2 इजकल टू हमारे पास, यानी कि तीर का निशान एरो लगा के क्या बना देंगे, MgO। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, यह अभिक्रिया हमारे लिए क्या हो जाती है, रासायनिक समीकरण में लिखने से उपरांत यह छोटी हो जाती है, आसान बन जाता है हमारे पास में, क्योंकि शब्द समीकरण में थोड़ी डिफिकल्ट होती है। आई होप आपको
समझ में आया होगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, हमने इसमें संपूर्ण चैप्टर का संकलन किया है, आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक कल उत्पाद, मेरे प्यारे दोस्तों इट मीन्स दो या दो से अधिक, यानी कि यहाँ पर अभिकारक कितने हैं, दो या दो से अधिक हैं, और यहाँ पर हमारे पास उत्पाद कैसा बन रहा है, एकल उत्पाद बनता है, तो यह अभिक्रिया कैसी कहलाती है। तो पहले ऑप्शन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। तो आप जब तक सोचिए मैं बताता हूँ आपको। देखो हमारे पास में अभिक्रिया क्या कह रहा है, दो या दो से हमारे पास में अधिक क्या है, अभिकारक, यानी कि A प्लस भी मान लेते हैं, और हमारे पास में प्रोडक्ट बन रहा है C। तो मेरे प्यारे दोस्तों दो या दो से अधिक यानी कि इनका क्या हो रहा है, योग, यानी कि योग का मतलब संयोग कर रहे हैं, तब जाके एकल प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए उदाहरण देखो, संयोजन अभिक्रिया इसका उदाहरण होगा CaO प्लस में क्या है, H2 है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों मिलके कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलके क्या बनते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी कि ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास में क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, और जब जल के साथ रिएक्शन कर लेता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, प्लस में ऊष्मा क्रिएट होती है जिसे कली कहा जाता है। पानी डालने पर उसमें से हीट निकलती है बुदबुदाहट के साथ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये रिएक्शन हमारे पास में कैसी कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर भी देखो Mg प्लस में O2, दो हमारे पास क्या है, अभिकारक हैं, और यहाँ से क्या बन रहा है, एकल उत्पाद बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आपके सामने, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखो, संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन एवं द्विविस्थापन। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, एकल अभिकारक टूटकर, यानी कि कोई एकल अभिकारक है, ये क्या हो रहा है, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, यानी कि मान लो B एवं C, यहाँ क्या लिखा जाता है हमारे पास में, अभिकारक। तो ये अभिकारक हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो गया हमारे पास में, उत्पाद। अब देखो एकल अभिकारक दो उत्पादों में टूट रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, टूटना, यानी कि वियोजन होना। तो है अभिक्रिया हमारे पास में क्या बन जाती है प्यारे दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण देखते हैं। देखो हमारे पास में बिना बुझा कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि चूना पत्थर, जिसको संगमरमर कहा जा सकता है, या खड़िया कहा सकता है, या चौक कहा जा सकता है, खड़िया या क्या कहेंगे, चौक कहेंगे, तो यह संगमरमर। तो ये अगर तुमसे फॉर्मूला भी पूछ ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको यही याद रखना है। तो CaCO3 जब ऊष्मा दी जाती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना सॉलिड स्टेट में, और हमारे पास में CO2 एज ए फॉर्म ऑफ गैस में क्या हो जाए। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा दी जाती है, तो CaO प्लस में CO2 दो भागों में व्यक्त हो जाता है, यानी कि यह हमारे पास में एक अभिकारक है जो B और C में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से सुनो, वियोजन में वियोजित हो जाती है, एकल अभिकारक दो उत्पादों में, दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अधिक क्रियाशील, ध्यान से सुनिए, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा किसी धातु लवण में उपस्थित कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दिया या हटा दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन में संयोजन, वियोजन, विस्थापन एवं द्विविस्थापन। तो यहाँ पर हमारे पास में ऐसी, यानी कि यदि आपने सीरीज क्रम पढ़ा होगा, क्रियाशीलता का क्रम सबसे पहले आता है हमारे पास में पोटेशियम, फिर करते हैं, और सबसे लास्ट में हमारे पास होता है Au, यानी कि सोना होता है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों इस सीरीज में जो टॉप पर आता है, यानी कि इसकी जो Zn के कंपैरिजन में क्रियाशीलता का क्रम है, तो Zn है अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो यहाँ पर हमारे पास में जो Zn है वो Cu के, यानी कि इस धातु लवण को क्या कर देता है, धातु लवण की धातु को क्या कर देता है, क्रियाशील धातु के द्वारा विस्थापित हो जाएगी। तो Zn के द्वारा Cu क्या हो जाएगा, विस्थापित, और अपने साथ इसको जो इसका लवण है इसको अपने साथ में
एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ पर देखो ये ZnCO जब हटेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर यहाँ से क्या हो गया, निष्कासित हो गया। तो यह अभिक्रिया हमारे पास केवल एक तरफ हुआ है, यानी कि एक के आयनों का ही एक्सचेंज हुआ है, सॉरी एक के लवण का एक्सचेंज हुआ है। तो ऐसी क्रिया हमारे पास क्या कहलाती है, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग अभिकारकों में उपस्थित आयनों का आपस में, अब देखिए अलग अलग अभिकारक, दो अभिकारक रहे होंगे यहाँ पर और दोनों के पास क्या रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर देखो दो अभिकारक हैं और दोनों के पास आयन है, तो दोनों के आयनों का आदान प्रदान हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसी अभिक्रिया में यानी कि दो बार क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। और जब दो बार एक्सचेंज होता है, दो बार उसमें विस्थापन हुआ है, तो ऐसी अभिक्रिया को आपको अब समझ में आ गया होगा क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार रिएक्शन कहा जाता है, द्विविस्थापन कहा जाता है। क्योंकि दो अलग अलग आयनों का क्या होता है, अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान। देखो जैसे कैसे हमारे पास Na2SO4 एक अभिकारक है, दूसरा हमारे पास है BaCl2, तो इसका हमारे पास आयन SO4- और इसका क्या बनेगा, Cl-। तो यहाँ पर इन दोनों के आयन यानी कि Na2 का तो BaCl2 के साथ विस्थापित और BaSO4 के साथ क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इस अभिक्रिया में हमारे पास BaSO4, Ba तो SO4 बन जाएगा और ये Na का Na2 और Cl2 मिल के क्या बना लेगा, 2NaCl। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के आयन आपस में एक्सचेंज होते हैं, तो यहाँ से बेरियम सल्फेट का क्या बन जाता है, श्वेत अवक्षेप बन जाता है और साथ में हमारे पास सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। इसे मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है, सोडियम सल्फेट। क्या कहा जाता है, सोडियम सल्फेट। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, सल्फेट। और यहाँ से ये बेरियम क्लोराइड बनेगा, तो ये बेरियम क्लोराइड बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, बेरियम क्लोराइड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये श्वेत अवक्षेप किसका बन जाता है, बेरियम सल्फेट का। ये नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। बहुत शानदार, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो, यानी कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बनती है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन देखिए, संयोजन, वियोजन, ऊष्मा शोषी। ये ऊष्मा शोषी है, उत्सर्जन नहीं हो रहा, शोषण होता है, तो ऐसी तो शोषी कहलाएंगी। लेकिन जिनमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मेरे प्यारे दोस्तों होश में रह के जवाब को देना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, मीथेन दे रखा है। क्या दे रखा है, मीथेन दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। जब ये मीथेन ऑक्सीजन के साथ मेरे प्यारे दोस्तों अभिक्रिया करती है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होता है, वाष्पोर्जन होता है, साथ में हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तब ये ऊर्जा जब मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। मीथेन का जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जल का निर्माण होता है, तो हमें क्या मिलती है मेरे प्यारे दोस्तों, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा जिन अभिक्रियाओं में प्राप्त होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, यानी कि ऊष्मा हमें जब किसी भी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करना हो, तो उसके लिए यदि हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो ऐसी अभिक्रिया जिससे क्या होता है, मिश्रण का ताप घट जाता है, वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है। तो यानी कि ये अभिक्रियाएं अवशोषण करती हैं ऊष्मा का, तो अवशोषण, तो ये कैसी बन जाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, संयोजन, वियोजन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ पर मेरा राइट ऑप्शन बनने वाला है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऊष्माशोषी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अवशोषण, जो ऊष्मा का अवशोषण करती है वो क्या कहलाती है, अवशोषी या ऊष्माशोषी। बहुत ही शानदार जवाब। दोबारा सुनिए, ऊष्माक्षेपी वो होती हैं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है।
यहाँ पर क्या होगा, उत्सर्जन। लेकिन ऊष्मा शोषी वो जो ऊष्मा का अवशोषण करेंगी। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों AgCl, ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है। तो ये जब इसका सूर्य के उपस्थिति में जब इसमें रिएक्शन की जाती है, अभिक्रिया होती है, तो हमारे पास में ये Ag+Cl में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड क्या क्या हो गया, सूर्य की उपस्थिति, यानी कि सूर्य से क्या ले ली, ऊष्मा, और सूर्य से जब ऊष्मा लेता है तो Ag और Cl में विभक्त हो जाता है। हमारे पास सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी क्या होती है, जो प्रकाश संश्लेषण है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, ये संश्लेषण वाली जो अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताया भी था, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ये हमारे पास पेड़ है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, पेड़ के मान लीजिए ये कोई एक पत्ती मान लेते हैं। इस पत्ती पे क्या हो रहा है, यहाँ वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या होती है, ग्रहण होती है। यहाँ से जल ग्रहण किया जाता है H2O, और सूर्य की उपस्थिति, ये सूर्य की उपस्थिति में जब पत्ती पे प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पे हमारे पास में जो इसका अभिक्रिया बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, CO2 प्लस में क्या बनता है, H2O, और यहाँ से हमारे तीर के निशान पे क्या लगाएंगे, सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल जो हमारे पास में पर्ण रहित है, हरित लवक जो होता है, उसके उपस्थिति में यहाँ क्या बन जाता है, C6H12O6। तो ये हमें क्या देना पड़ता है, सूर्य का प्रकाश देना पड़ा। इट मीन्स ये कैसी कहलाती है, ऊष्मा शोषी कहलाती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसी कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों, ऊष्मा शोषी। और हमारी जो श्वसन की होती है, मानव में श्वसन की अभिक्रिया, वहाँ हमें ऊर्जा मिलती है, तो वह ऊष्मा क्षेपी होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। बहुत शानदार अमेजिंग इक्वेशन के बारे में पूछा गया है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ऑक्सीजन का योग, जहाँ पर भी ऑक्सीजन के योग की बात आए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अथवा हाइड्रोजन निकल रही हो, हाइड्रोजन की कमी होती हो, तो वह क्या कहलाती है हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, यहाँ पर ये दो अभिक्रियाएं और दे रखी हैं, इनमें एक अपचयन और एक उपचयन नाम है, ऑक्सीकरण नहीं है। तो ये जो उपचयन होता है, उपचयन का मतलब हमारे पास में ऑक्सीकरण ही होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्सीकरण। और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजनीकरण होता है, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई होगी। ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन देखिए, अपचयन, उपचयन, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा शोषी। इस अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, अब तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन का जो योग होता है वो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो उपचयन अभिक्रिया इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण। तो देखो ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों Cu, यानी कि कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिली, तो यहाँ पर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, जो कैसा होता है, काले रंग का, जिसको क्या कहा जाता है, कॉपर का संक्षारण होना भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर के साथ ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड, और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ती तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि रिएक्शन क्या बन जाती है, MgO, यानी कि 2MgO संतुलित अभिक्रिया बन जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार सीरीज आपके लिए, आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने के लिए सीरीज हम लेके आए हैं। आप इसे 100% मेरा दावा है कि आप इस सीरीज को देखकर 100% अपने रिजल्ट को, पहले पार्ट के 100% क्वेश्चनों को सही करेंगे। इसमें कोई भी चांस नहीं है कि किसी तरीके की आप त्रुटि कर सकें। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजनीकरण, या ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो, निष्कासन। तो ऐसी अभिक्रिया भी हमारी क्या कहलाती है, जहाँ ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या अपचयन। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन अपचयन, दूसरा उपचयन, तीसरा ऊष्मा शोषी, चौथा ऊष्मा क्षेपी। तो देखो ये तो ऊष्मा के बारे में थी दोनों,
लेकिन अपचयन उपचयन में से जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या कहलाती है, हमारा अपचयन कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो Ca+H2 हाइड्रोजन जुड़ा, योग हो गया तो CaH2 बन गया। इसी तरीके से Cl में Cl2 के अंदर क्लोरीन के अंदर जब हाइड्रोजन जुड़ती है तो हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार अमेजिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए, ये मान लीजिए ये 2024 में मैं इसको कर देता हूँ कंफर्म, इसको लॉक कर लिया जाए आपके लिए। यह 2024 में छप गया है। बोर्ड RBSC एग्ज़ाम या यूपी है, जो भी है, बिहार है, यूपी है, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आने वाला है, श्योर आने वाला है। चलिए यह क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो देखो ऐसी अभिक्रिया कौन सी क्या कहलाती है जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होती हैं। तो ऑप्शन देखिए, अपचयन कहलाती है, उपचयन कहलाती है, रेडॉक्स कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। तो मेरे प्यारे दोस्तों उपचयन और अपचयन दोनों होती हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स कहलाती है। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। आपको भी पता होगा, ज्ञात है, लेकिन इसका जवाब जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें जानकारी हो जानी चाहिए अब कि ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर उपचयन यानी कि हाइड्रोजन क्या होता है, निकल रहा हो, या ऑक्सीजन का योग होता हो। तो ऐसी अभिक्रिया, या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन निकल रहा हो, ऐसा एक साथ होता है, तो ऐसी अभिक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब देखो प्यारे दोस्तों, सभी का हमने एक एग्जाम्पल लिया, इसका एग्जाम्पल देखिए। ये एग्जाम्पल हमारे पास में CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2, देखो तो ताप दिया जा रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड में से यदि ऑक्सीजन निकलेगा, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है और कॉपर बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, तो क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। अब देखो जब हमारे पास में हाइड्रोजन ये है और ये जो ऑक्सीजन निकला, ये यदि हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ मेरे प्यारे दोस्तों जुड़ा है, तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ना यानी किसी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है, उपचयन। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अपचयन किसका हो रहा है ये पूछा जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन होता है। उपचयन किसका हो रहा है, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, H2 का। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, H2 का क्या हो रहा है, उपचयन। यहाँ पर उपचयन हो रहा है, बहुत ही शानदार। और किसका अपचयन हो रहा है, तो वो CuO का क्या हो रहा है, अपचयन। तो यहाँ पर अपचयन हो गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अपचयन। तो CO का अपचयन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो रही है, निकल रही है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण हम क्वेश्चंस को लेते हैं, इनसे इनसे आधारित हमारे पास जो महत्वपूर्ण और भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैग्नीशियम का वायु में जलना। अब देखिए, अब आप जवाब दीजिए, आपने पूरा पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास है मैग्नीशियम, और इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि वायु की उपस्थिति, वायु में क्या रहता है, ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, तो इसके साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से क्या बनेगा, MgO, और इसको संतुलित करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 2MgO। अब बताइए क्या होता है, अपचयन होता है, वाष्पन होता है, ऑक्सीकरण होता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं, और यह ऑप्शन आपके लिए ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, या इसका दूसरा नाम क्या होगा, उपचयन। क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, उपचयन रहेगा। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन, आपने सही जवाब दिया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में मेरे प्यारे दोस्तों किस यौगिक का प्रयोग होता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हमारे पास बनता है सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन, और सिल्वर ब्रोमाइड का ऑप्शन जो होगा हमारे पास AgBr आता है। तो
याद रखना आपको कभी कभी AgBr AgCl सूत्र भी गिवन होते हैं, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जो कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यौगिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन। दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जिंक क्या होती है? धातु होती है। और धातुओं की किसके साथ अभिक्रिया? अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो आपका दिमाग घूम जाना चाहिए कि धातुओं की जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो देख लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका सही सोच रहे हैं, जो आपका दिमाग काम कर रहा है कि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, यानी कि H2 गैस मुक्त होती है। तो देखिए Zn ये क्या है? जिंक। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? H2SO4। जब इनसे रिएक्शन होती है तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाता है? ZnSO4 प्लस में क्या बचेगा? देखो Zn उच्च अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन की तुलना में, तो ये इसके में कैसी अभिक्रिया होगी हमारे पास में? विस्थापन अभिक्रिया। और इसका जो लवण है वो इसके साथ में क्या हो गया? चला गया। तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? यहाँ से H2 क्या हो गई? मुक्त हो गई। तो ये H2 गैस मुक्त हो गई, इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस हमारी बन गई। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। बहुत शानदार। ये हमारे पास में जिंक होती है धातु। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु लवण बनाती हैं। ये धातु का लवण बना और साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है मेरे प्यारे दोस्तों? मुक्त करती हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसको आप 101% लगा सकते हो। 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्या क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तित हो जाती है, यस बदल जाती है। रंग में परिवर्तन होता है, हाँ श्योर बदल जाता है, रंग भी चेंज होने की संभावना। तापमान, हाँ तापमान में भी क्या होता है? कम या अधिक हो जाता है। इसका मीनिंग है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती हैं? ये सभी घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? सभी घटनाएं। अवस्था परिवर्तित हो जाती है, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, उपयुक्त सभी अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं, यानी कि ये सभी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में सारी चीजें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू के चिप्स को खराब होने से बचने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में किस निष्क्रिय गैस के वातावरण में पैक किया जाता है? देखो आलू के चिप्स मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर जो भी कोई तेल या वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं, कैसे होते हैं? वसा या तेल या युक्त, वसा या तेल। जब ये खुले वातावरण में रखे जाते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है मेरे प्यारे दोस्तों, O2 के साथ रिएक्शन करके ये क्या कर जाते हैं? जल्दी खराब हो जाते हैं। इस खराब को जो खराब हो जाते हैं, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। तो अब इन्हें वायुमंडल की ऑक्सीजन से दूर रखने हेतु क्या किया जाता है? इन्हें प्लास्टिक के बैग में पैक किया जाता है। और जब प्लास्टिक के किसी बैग में मान लो हमने चिप्स को पैक कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर हमने किसी मान लो ये आलू का चिप्स है, इसको हमने क्या कर दिया? पैक कर दिया। जब पैक करेंगे तो बाहर से सराउंडिंग से किया, इसमें अंदर कौन सी गैस डाल देते हैं? नाइट्रोजन गैस। और यह नाइट्रोजन गैस सराउंडिंग के ऑक्सीजन से क्या कर देती, सराउंडिंग के जो ऑक्सीजन होता है उससे संपर्क क्या कर देती है? रोक देती है। और यह वस्तुओं को जल्दी खराब होने से क्या करती है? बचाती है। तो इस गैस को जो कहा जाता है वो गैस कौन सी हमारे पास में? ध्यान से देखो, ऑप्शन में क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यह गैस हमारी क्या कहलाती है? नाइट्रोजन। इस गैस का नाम इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रतिऑक्सीकारक। क्या नाम होता है? प्रतिऑक्सीकारक गैस जो होती है, प्रतिऑक्सीकारक गैस कौन सी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? वो क्या होती है? N2 नाइट्रोजन होती है। बहुत ही शानदार अमेजिंग क्वेश्चन था, आने के पूरे चांस हैं। ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि जिसे आप क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ाने की प्रक्रिया। देखो वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो उपचयन, संक्षारण, विकृत गंधिता, विस्थापन। तो देखो चांदी है हमारे पास में, तांबा है और एक होता है फेरस यानी कि लोहा। इन तीनों के ऊपर एक कंडीशन हमें आपको बता रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? कोरोजन यानी कि संक्षारण कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास नहीं है और ये हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर का रिवीजन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करेंगे और इस चैप्टर का पढ़ के यहाँ से आपने बहुत अच्छे से रिवीजन करते हुए इसका लाभ उठाया होगा, जिससे आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी आपको अगर किसी तरीके का भी डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि उस पे हम जिससे अधिक से अधिक आपको वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए, लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज के सेशन को मेरे प्यारे दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं और आप अपने आप के अंदर बदलाव केवल आप ही ला सकते हैं और यही समय है मेरे प्यारे दोस्तों कुछ बदलाव लाने का। आपके द्वारा जो डिसीज़न लिया जाएगा वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आपके अग्रिम भविष्य के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी है, केवल यही समय है। 1 महीना आप अच्छे जम के मेहनत कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।